चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। दृष्टि दोष का है ना, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो चैप्टर था, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चों हम लोग इसमें पढ़े हैं पहले। इसमें अगर देखिएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें क्या क्या चीज होता है। मनुष्य का जो हमारा दुनिया में सबसे, अगर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो नेत्र कहा गया है। क्योंकि दुनिया में आने के बाद अगर नेत्र जिसका नहीं है उसके लिए क्या है कि दुनिया वो देख नहीं पाया, हरा भरा ना देख पाया, ना रंगीन देख पाया, कुछ नहीं देख पाया। अगर शरीर के अंदर गूंगा है, बहरा है, तो ये सब चीज सारे दुनिया को देख लिया। तो सबसे मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग को क्या क्या चीज होता है कि मनुष्य जो है किसी भी वस्तु को नजदीक में कम से कम कितना दूरी तक देख पाएगा। जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार। अब हम इसको इतना नजदीक कर देंगे, इतना नजदीक तो हम वो नहीं देख पाएंगे, पढ़ के देखेंगे नहीं देख पाएंगे। तो इसका मिनिमम जो दूरी होता है वो सब लोग पढ़े हो पहले से कि 25 सेंटीमीटर में ये सुस्पष्ट दिखता है। उसके बाद हमारे नेत्र में दोष पाया जाता है। हम लोग लेंस पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें दोष पाया हमारा जो इसमें, चूंकि ज्यादा लंबा करना, सिर्फ हमको रिवीजन करना है, वीडियो लंबा करना नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा देखता नहीं, स्किप होता है। इसलिए थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें समंजन क्षमता होता है। समंजन क्षमता, अब समंजन क्षमता किसको कहते हैं, तो पूरा कहानी तो हम याद नहीं रख पाएंगे, हम समझ लेंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे समंजन क्षमता वह क्षमता है, नेत्र का वह क्षमता जो हमारे दूर या नजदीक रखे वस्तु को फोकस दूरी को समायोजित कर लेना। बस मेन पॉइंट हमको याद रखना है कि फोकस दूरी को समायोजित कर लेना। फोकस दूरी को समायोजित कर लेना, ये तो हमको पॉइंट लिखना ही लिखना है, समायोजित कर लेना, करना। अगर ये कर लेता है तो मेरा समंजन क्षमता ठीक है। समंजन क्षमता आदमी का घट भी सकता है, बढ़ भी जाता है। तो ये फोकस, इसका आगे पढ़ेंगे। फोकस समंजन क्षमता किसको कहते हैं, तो किसी भी दूर रखे वस्तु या नजदीक रखे वस्तु को फोकस दूरी को समायोजित कर लेना। जैसे हम दूर रखे कोई वस्तु को देख रहे हैं तो दूर ही दिखाएगा। बीच में ये देखिए, ये मार्कर में लिखा हुआ है कैमलिन, ये मार्कर में लिखा हुआ है रिफ्यो। अब ये दोनों रख दिए। अब हम ये देखेंगे तो ये कैमलिन हम नहीं पढ़ पाएंगे। ये देखे, अगर ये देखेंगे तो ये नहीं पढ़ाएगा। देखो नजदीक है, उससे नजदीक है। ये अगर इसको देखेंगे तो वो भी दिख रहा है लेकिन ये पढ़ाएगा नहीं। तो ये जो चीजें होती है, तो यही दूरी को जो फोकस दूरी को समायोजित करता है, फोकसित कर लेता है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। दूर रखे वस्तु या नजदीक रखे वस्तु को फोकस दूरी को समायोजित कर लेना समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। समंजन क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं, याद रखना है ऐसा ही मात्रक, ठीक है, डायोप्टर होता है। अब हमारे नेत्र में आते हैं, ठीक है। समंजन क्षमता हो गया। एक होता है हमारा यहाँ समंजन क्षमता के बाद मोतियाबिंद एक होता है, आंख में बीमारी, ठीक है। मोतियाबिंद का दादी नानी चाची इस सब का सुना होगा कि मोतियाबिंद हुआ था। काला चश्मा एक बूढ़ी पहनी हुई है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बूढ़ी हीरो बन गया क्या, तो ऐसा नहीं होता। उसका मोतियाबिंद हो गया, बीमारी हो गया, उसका ऑपरेशन किया गया है, तो इसलिए उसको डॉक्टर सलाह दिया कि काला चश्मा पहनना, जिस कारण से उस पर प्रकाश का प्रभाव ना पड़े। तो मोतियाबिंद क्या कैसे होता है, तो हम लोग पहले से पढ़ा चुके हैं, सिर्फ रिवीजन में याद करा रहे। जब अधिक आयु हो जाता है तो उसकी आंख जो है, मेन पॉइंट को याद रखना, आंख जो है दुधिया जाता है, दुधिया कलर का हो जाता है, दुधिया रंग हो जाता है, जिस कारण से वह स्पष्ट रूप से दूर या नजदीक रखे किसी वस्तु को देख नहीं पाता है।
जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। लेकिन मोतियाबिंद होता कब है? अधिक आयु वाले व्यक्ति को, अधिक आयु वाले व्यक्ति को, यानी कम उम्र वाले को मोतियाबिंद बहुत इनकेस वो अपवाद की बात है, लेकिन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद तीसरा चीज होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है, 3 नंबर का रहेगा, याद रखना। दृष्टि दोष हम किसको कहते हैं? तो दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब बीमारी। जिसको देखने का बीमारी हो गया उसको दृष्टि दोष कहते हैं। देखने का बीमारी मतलब क्या? दूसरा चीज देखने का बात नहीं कर रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं, आजकल है सो छत पर चढ़े किसी दूसरे को झांक कर देख रहे हैं, वो बीमारी का बात नहीं हो रहा है। रोड में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इधर झांक के देख रहे हैं, उधर झांक के देख रहे हैं, वो बीमारी नहीं। दृष्टि दोष के मतलब हुआ एक बीमारी, ठीक है। बीमारी मतलब हो गया कि देखने का जो हमको दिखाई देता है उसको, ठीक है। अब दृष्टि दोष में क्या क्या चीज होता है? यानी आंख से देखने की बीमारी, हम दूर रखे वस्तु, नजदीक रखे वस्तु को नहीं देख पाते उसको, तो दृष्टि दोष कितना होता है? तो पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो गया दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और इसका इलाज कैसे होता है? अच्छा, मोतियाबिंद का हम इसमें नहीं बता पाते। मोतियाबिंद का इलाज संभव है, मोतियाबिंद का इलाज संभव है, ठीक है। इसमें लिख देंगे कि अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब उम्र अधिक हो जाता है, किसी व्यक्ति का जब अधिक आयु हो जाता है तो आंख उसका जो है, नेत्र जो है दुधिया जाता है, जिस कारण से उसे मोतियाबिंद हो जाता है। इसका इलाज संभव है और डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करके बिल्कुल उसका रोशनी वापस आ सकता है। अब निकट दृष्टि, अब हम लोग दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष किसको कहते हैं बता चुके हैं, निकट दृष्टि दोष। अब बताइए निकट दृष्टि दोष है तो बच्चा क्या गलती करता है? निकट दृष्टि वह दोष जिसमें नजदीक रखे वस्तु को देख लेता है और दूर रखे वस्तु नहीं देख पाता है, दूर रखे वस्तु को देख लेता है, निकट दृष्टि दोष। नहीं, गलत है एकदम। सीधा सीधी याद रखना कि जो दोष रहेगा उसी को देखेगा, जो दोष रहेगा उसी को देखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष के मतलब हुआ कि नजदीक रखे ही वस्तु को देखेगा, दूर को नहीं देख पा रहा है। क्लियर? यही माइंड में रखना है कि नजदीक, निकट दृष्टि दोष कब हुआ? वो नजदीक रखे वस्तु को देख रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर को देख रहा है, नजदीक को नहीं देख। तो इसका परिभाषा निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं, इसका संशोधन कैसे है? तो लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का परिभाषा है ना, जब कोई व्यक्ति दूर नजदीक रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि दूर रखे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, साफ साफ नहीं देख पाता है। समझा? जब हम सीधा सीधी एक परिभाषा लिखा दिए, इसी में सारा हो जाएगा। इसमें साफ है कि जब कोई व्यक्ति नजदीक रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जबकि दूर रखे वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता। यानी कि एक आदमी है, यहाँ इसका आंख था, ध्यान दोगे, ये मानव नेत्र का लेंस। अच्छा, एक चीज और है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा, मानव नेत्र का जो लेंस है, मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार, कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है, ठीक है, याद रखेंगे उत्तल लेंस है। ये देखिए उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस है, अब यहाँ क्या था? निकट दृष्टि दोष। हम क्या पढ़ रहे थे पहले? निकट दृष्टि दोष, यानी नजदीक की वस्तु को वो देख ले रहा है। जैसे ये डाइस है, ये डाइस है। अब इस, और यहाँ एक फूल है, ध्यान देगा, ठीक है, एक फूल है। अब इसको हम पूछ रहे थे कि ये क्या है, इसको दिखा रही क्या है,
तो ये जो देख रहा है तो ये बोल रहा है कि यही नजदीक दिख, ये बोल रहा है डाइस से, जबकि उसमें पूछ क्या रहे थे, फूल पूछ रहे थे। लेकिन वो देख दूर का वस्तु को देख नहीं पाता, नहीं देखता। किसी का बीमारी होता है कि नजदीक होता बीमारी, तो मोबाइल में फोन आता है तो ऐसे देखता है कि किसका फोन है, ऐसे या पेपर पढ़ रहा है तो ऐसे पढ़ रहा है, तो उसका निकट दृष्टि दोष हो गया है। जब ये डॉक्टर के पास जाता है तो इसका इलाज संभव है। और कौन सा इलाज होता है, किससे इलाज किया जा सकता है, तो अवतल लेंस से। याद रखेंगे, अवतल लेंस से इसका इलाज। अवतल, डॉक्टर के पास जाते बोलता है चश्मा लेना पड़ेगा, डॉक्टर इसको अवतल लेंस का चश्मा लगा देता है आंख के सामने। जब चश्मा लगाता है तैसे ही आदमी क्या करता है, इसको भी देखने लगता है, इसको भी देखने लगता है। अब ये बोल रहा है कि ये फूल है, अब ये क्या है, और इसका जो दूरी भाग गया था वो जैसे चश्मा लगेगा वो दूरी अपना दृष्टि पटल पर आ जाएगा। तो ये चीज हो गया कि ये देखना नहीं देख रहा था, ये नहीं देख पा रहा था, जैसे चश्मा पहना ये भी देखने लगा और ये भी देखने लगा, यानी फोकस दूरी को समायोजित कर लिया। तो ये निकट दृष्टि दोष को हम संशोधन कर लिए। ठीक है, अब आ गया इसी तरह से दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। दीर्घ में हो जाएगा, दीर्घ में जब कोई व्यक्ति नजदीक रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, जबकि दूर रखे वस्तु को साफ साफ देख पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यानी किसी का मोबाइल आता है, मैं फोन आएगा तो दिखना है, इससे करके दिखेगा, यानी वो दूर की वस्तु को देख रहा है। अगर किसी को दूर की वस्तु नजदीक को नहीं देख पाए, दूर को ऐसे हाथ लगाएगा तो आराम से देख लेगा। तो ये दूर रखे वस्तु को दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर रखे वस्तु को आराम से देख लेता है, जबकि नजदीक रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसका इलाज किस लेंस से होता है, तो इसका इलाज उत्तल लेंस से होता है। इसका इलाज किससे होगा, उत्तल लेंस से। जैसे देखिए एक उदाहरण में हम लोग देखते हैं, उदाहरण कैसा संशोधन संभव है। डॉक्टर के पास से गया, ये नेत्र था, ठीक है, इसका ये हो गया था, निकट बिंदु घट गया था। अब यहां रखा था डाइस, ठीक है, यहां रखा था डाइस और यहां था फूल, ठीक। अब इसको हम पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि एक फूल है। अब इसका फोकस दूरी समायोजित नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर के पास गया कि देखिए ये दूर की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन नजदीक की वस्तु को देख नहीं पाता है। डॉक्टर बोला हाँ इसका तो दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया, इसको चश्मा लेना पड़ेगा। चश्मा खाली लेने के लिए बाजारों में मिलता है 20 टका में, तो क्या उसी से ठीक हो जाता है? नहीं, चश्मा बनाना पड़ेगा। जब बनाते हैं हम लोग, ऑर्डर देते हैं, तो डॉक्टर जांच करता है, जांच करने के बाद उस चश्मा में एक लेंस लगा देता है, उत्तल लेंस। जैसे उत्तल लेंस लगता है, वो आदमी फूल देख रहा था, वो आदमी क्या करेगा, अब इसको भी देखने लगा, इसको भी देखने लगा, यानी फोकस दूरी को समायोजित कर लेने लगा। ठीक है, तो जब इस तरह का जब हो जाता है तो इसका कौन सा लेंस लगा, तो दीर्घ दृष्टि दीर्घ है, तो दीर्घ में उत्तल लेंस के द्वारा इलाज किया जाता है। इसमें क्या लगता है, अवतल लेंस, जिसे क्या कहते हैं, निकट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक हो गया, शॉर्ट में चल रहे, चूंकि हमको रिवीजन केवल याद करना है, ये सब क्लास हो चुका है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें सो थोड़ा सा देखेंगे जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष हम किसको कहते हैं, तो जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में वह दोष, वह व्यक्ति जब नजदीक और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, यानी नजदीक और दूर की कोई भी साफ साफ नहीं देख पाता है किसी को, तो इसको कौन सा दोष हो गया है, जरा दृष्टि दोष। इसको कौन सा दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष यानी नजदीक की भी वस्तु चला गई, नहीं देख पा रहा है, दूर की भी वस्तु को नहीं देख रहा है। जब दोनों को नहीं देख पा रहा है, तो इसका मतलब इसे क्या हो गया है, जरा दृष्टि दोष हो गया है। अब ऐसे जरा दृष्टि दोष हो गया है, इसको इलाज कौन सा लेंस से होगा, तो इसका इलाज होगा,
इलाज होगा बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस, जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे द्विफोकसीय लेंस। कट रहा है क्या? द्विफोकसीय लेंस, ठीक है। द्विफोकसीय लेंस से इसका इलाज, द्विफोकसीय लेंस से इलाज इसका किया जा सकता है। तो बच्चों ये था निकट दृष्टि दोष, समंजन क्षमता, मोतियाबिंद, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसका इलाज था। ये सब चीजें हमको करना था, ठीक है। अच्छा, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अगर अंतर पूछा जाएगा तो इसमें क्या होगा? तो निकट, दोनों का अंतर पूछा जाए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक रखे वस्तु को देख लेता है, दूर रखे वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष तरफ क्या लिखेंगे? दूर रखे वस्तु को देख लेता है, नजदीक रखे वस्तु को नहीं देख पाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसका इलाज, निकट दृष्टि दोष का इलाज अवतल लेंस से होता है, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष का इलाज उत्तल लेंस से होता है। तीसरा पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं कि यह दोष नेत्र गोलक से लंबा हो जाता है। जैसे ये इसमें क्या हो जाता है? इससे बाहर हो गया। जैसे चश्मा लगाया, ये बाहर था, जैसे चश्मा लगाया यहाँ आ गया। ये अंदर था, जैसे चश्मा लगाया ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसको बाहर हो जाता है, जबकि अंदर। अब ये बाहर के मतलब ये नहीं समझ लेना कि मथुआ बाहर हो गया, नहीं, आंख का हम बात कर रहे हैं, नेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का रह सकता है, और इसमें से क्वेश्चन वैसा कोई आने का संभावना नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसो देख लीजिए, और इसमें एक क्वेश्चन हम देते हैं, उस क्वेश्चन को हल कीजिए। समंजन क्षमता का होता है डायप्टर, और डायप्टर बराबर क्या होता है? F बराबर फोकस दूरी। किसी का डायोप्टर अगर निकालना है तो P बराबर क्या होता है? क्षमता। P बराबर पावर 1/F, ये फॉर्मूला होता है क्षमता का, बराबर नेत्र की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ गए, फॉर्मूला पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है कि किसी भी दूर नेत्र का 80 सेंटीमीटर दूरी पर है फोकस दूरी, तो इसकी औसत क्षमता ज्ञात की जाती है। फॉर्मूला से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसमें क्या बोलते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट रह गया है, उसको इसी वीडियो में हम लोग क्लियर करते हैं। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक रहता वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन, वायुमंडलीय, सॉरी क्या लिखा गया, वायुमंडलीय अपवर्तन तथा वायुमंडलीय अपवर्तन तथा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ये वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन। जैसे किसी कांच के प्रिज्म में जब एक स्लेब है, ध्यान देना, जब एक स्लेब में सफेद ये है कांच का स्लेब, सिर्फ आद रखोगे, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जब ये प्रवेश करता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है तो इसको सीधा चला जाता है, लेकिन हमको दिखाई क्या देता है? ऐसे टेढ़ा दिखाई देता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे टेढ़ा दिखाई देता है, जबकि ये टेढ़ा रहता नहीं है, वास्तविक में ये सीधा दिखाई देता है। तो यहाँ एक अभिलंब होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यह आपतन कौन है, और ये इधर से देखिए पर ये डॉट हो गया, ये इधर से आया, इधर डॉट, तो आपतन यानी कौन आई बराबर कौन आर होता है। तो ये चीज को हमको याद रखना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है कि वायुमंडलीय, तो हम वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है कि जब कांच के प्रिज्म में, इस तरह से देखें, एक प्रिज्म है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, याद रखेंगे। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं?
तो जब वर्ण विक्षेपण का प्रयोग, जब किसी प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंगों में सबसे नीचे में कौन सा रहता है, तो याद रखेंगे वाइब्जियोर, VIBGYOR, यानी VIBGYOR, वाइब्जियोर, जिसको हम कहते हैं, इसको क्या व्यूलेट कहते हैं, इसको इंडिगो कहते हैं, इसको ब्लू कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, येलो कहते हैं, ऑरेंज कहते हैं और रेड कहते हैं। हिंदी में कहा याद रखने के लिए क्या करेंगे, बेजानी हापी नाला, बेजानी हापी नाला। इससे हम याद कर सकते हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, 7 रंगों में विभक्त होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तरंग दैर्घ्य अधिक है, और इसका प्रकीर्णन अधिक है। प्रकीर्णन के मतलब क्या हुआ, चमकीला अधिक है। जैसे कोई बैंगनी रंग का कपड़ा पहना हुआ रहेगा, व्यूलेट का, बैंगनी का, कुछ दूरी में, तो उसको हम देखेंगे यहाँ से तो बैंगनी बैंगनी नहीं दिखाएगा, हमको ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। तो वो हो गया क्या, वो प्रकीर्णन हो जा रहा है, काला रंग में अपना रंग बदल रहा है। जबकि रेड का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कम है, इसलिए इसे खतरे का निशान का में लगाया गया कि ताकि लाल रंग अगर कितनों भी दूर से दिखाएगा तो लाल ही दिखाएगा, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक है जबकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम है, ये बहुत कम चमकता है, तो इसलिए इसको लाल रंग को रखा गया। तो लाल रंग अधिक प्रकीर्णन नहीं है, जबकि सबसे कम प्रकीर्णन है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन व्यूलेट है यानी बैंगनी है। तो यह बच्चों याद रखेंगे। और इसी में क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि जब हम तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, थोड़ा याद रखेंगे। सब ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी में सब छुपा हुआ है। थोड़ा सा ये बढ़ा लेंगे, जो लिखाएगा आप उसको भी देख सकते हैं, बोलेंगे लिखते जाएगा। जैसे तारे टिमटिमाना, तारे को टिमटिमाना, टिमटिमाना, तारे को टिमटिमाना। तो तारा टिमटिमाता क्यों, यहाँ तारा है, बहुत सारा तारा है, ठीक है। हमारा जो आंख का प्रकाश है, रोशनी है। अच्छा, आंख में रोशनी होता है क्या, नहीं, प्रकाश नहीं होता। अगर आंख में रोशनी होता तो एक बंद कमरे में प्रकाश लाइट को ऑफ कर देते तो आंख देख लेता, अंधेरा नहीं लगता। लेकिन आंख में रोशनी नहीं है, प्रकाश से जब वो वहां से टकराता है, एक वीडियो बनाए उसमें आप लोग देख लीजिएगा, जब प्रकाश के रोशनी दीवारों में टकराता है और मेरा आंख में आता है तो हम देखते हैं। तो जो तारे में प्रकाश है, जब ये हमारे आंख में आता है और हम इसको देखते हैं तो आंख को तारे तक जाने में, तारों तक पहुंचने में वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल में विभिन्न छोटे छोटे कण होता है, बूंदे रहती है। तो उसमें जब हम लोग अभी पढ़े कि किसी भी प्रकीर्णन में जब ये टकराता है तो ये टकराने के बाद एक बूंद में टकराएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इस तरह से जब टकराता है तो टकराने के बाद अपना दिशा में परिवर्तन करता है। और वही तारे हमको क्या दिखाई देता है, टिमटिमा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसमें आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, उड़ते हुए पक्षी हमें काला क्यों दिखाई देता है, या तो फिर तो ये सब चीजें प्रश्न आएंगे। इसमें याद रखना कि तारे को टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। वर्ण विक्षेपण किसको, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इंद्रधनुष जब बारिश होती है, बारिश होने से पहले कभी इंद्रधनुष बनता है नहीं, बारिश होने के बाद जब बारिश हो जाती है तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण रह जाते हैं, वो कण हमारी आंख से जब जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिस कारण से हमें इंद्रधनुष बनते हुए दिखाई देता है और इंद्रधनुष 7 रंगों में हमें दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन हम केवल याद रखने के लिए ये सबको क्वेश्चन कराएं। जैसे खतरे का संकेत के लिए लाल रंग का चयन किया गया, क्यों चयन किया गया, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य, लाल रंग कोहरे में कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम प्रकीर्णन वाला भी हम बात किए, तो कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह देखने के लिए आसानी होता है, ठीक है। जबकि दूसरे रंग है सो प्रकीर्णन हो जाने कारण वो प्रकाश में ही मिल सकता है, जब वो नहीं तो एक्सीडेंट होने का संभावना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल रंग दिखाई देता है, रक्त भाव,
रक्त आवंदक हो गया, लाल रंग दिखाई देता है। तो क्यों लाल रंग दिखाई देता है? सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय में। तो ये किसके लिए? वायुमंडलीय घने सतह होकर गुजरना पड़ता है। जैसे हमारे आंख जो अभी बता रहे थे कि जब हम लोग सूरज आसमान देखेंगे तो वायुमंडल से हमको, मेरा आंख नेत्र को गुजरना पड़ता है। तो उस समय सूरज के आने वाले प्रकाश की हमारे आंखों तक पहुंचने में बहुत लंबे समय लगती है, और कम तरंग दैर्घ्य वाले तरंगों का प्रकीर्णन बीच में ही हो जाता है, जबकि अधिक तरंग दैर्घ्य, कम तरंग दैर्घ्य वाला जो है, ध्यान देना, कम तरंग दैर्घ्य वाला लाल क्या था, वाइब्जियोर इधर था। तो ये सब प्रकीर्णन हो करके अपना रूप बदल देता है, जबकि लाल रंग है सो उसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, और अधिक है, कम प्रकीर्णन बहुत कम है, जिस कारण से हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसलिए हमें सूरज लाल रंग दिखाई देता है। सूरज लाल रंग क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे ये सूरज है, अब यहाँ हम लोग हैं, यहाँ से जब हम सूरज को देखते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, तो जो दूसरा रंग था ये सब, तो ये सब क्या हुआ, वायु यहां तक आते आते सब प्रकीर्णन हो गया, जबकि वो लाल जो बचा वो लाल है सो प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य अधिक होने कारण नहीं हुआ, जिस कारण से हमें सूरज क्या दिखाई दिया? लाल रंग दिखाई दिया। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये सब क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आने वाले कल सरस्वती पूजा है, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग पढ़िए, अगला क्लास भी देखिए, मैथ का होगा, उसको भी देखिए। ठीक है, थैंक यू।